वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। और मोनोसेक्राइड्स को जो है हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये मोनोमर की तरह काम करते हैं। कि जैसे कि आपका अगर हम देखें ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं जिसमें आपके डाई और जो ट्राइसेक्राइड हैं या फर्दर हमने 2 से 10 तक कहा था कि वो जो है आपके मोनोमर से बने हैं, इंक्लूडिंग द आपके जो है पॉलीसेक्राइड्स भी। और जो मोनोमर्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि एक मोनोमर यूनिट की तरह काम करें, अगर हम देखें तो वो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगर हम देखें तो इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है हमें नहीं मिल सकता है। और अब हम मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मोनोसेक्राइड समझ में नहीं आएगा तो आपको ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मोनोसेक्राइड जो है वो शुगर है। शुगर का मतलब क्या हुआ, आपके स्वीट है टेस्ट में और जो है आपके क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो इसलिए मैंने जो है शुगर को पीछे आपका बता दिया था कि हम शुगर किसे बोलेंगे। तो मोनोसेक्राइड आपके शुगर है में स्वीट और जो है वाटर सोल्यूबल है, कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये मैं अब आपको बता चुका हूँ। मोनोमर के काम करते हैं पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड आपका 2 से 10 जो मोनोमर जब जुड़ते हैं। और अगर हम मोनोसेक्राइड्स में देखें, सबसे अबंडेंट जो है वो आपका डी ग्लूकोज है। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हुए चले तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट बोला था कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट था स्टार्च। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड में अबंडेंट देखें तो वो आपका डी ग्लूकोज है। ये डी एल क्या होता है इसको अभी हम देखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं, जो ह्यूमन है, जो हमारी बॉडी में जो है हम जो लेते हैं या जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, डी या एल? तो आपका आंसर होगा डी फॉर्म में। आपने जनरली हॉस्पिटल्स में सॉल्यूशन देखा होगा डेक्सट्रोज 5%, जिसमें इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं डिफरेंट डेक्सट्रोज 10%। तो ये जो आपको यहाँ से भी पता लग जाता है, जो आप ड्रिप लगाते हैं तो वो डी ग्लूकोज हमारे में होता है। अगर मैं आपसे पूछता कि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड जो प्रेजेंट हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो एल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये बात कई बार पूछी जा चुकी है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन एल होता है और जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट है उनका कॉन्फ़िगरेशन डी होता है। ये फॉर्मूले को हमने देखा था, इस तरीके से हमने इसे लिखा था पहले CnH2nOn। तो हमने यहाँ पर इसको इसी फॉर्म में लिखा है जैसे हमने पिछले में देखा था। तो जो एन का नंबर है ये हमने पिछली बार डिस्कस नहीं करा था। तो कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें एन का नंबर एटलीस्ट जो है वो 3 होना चाहिए। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 से कम जो है वो नहीं होना चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हम यहाँ 3 रखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका C3H6O3। और ये फॉर्मूला आपका किसका है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। डेट इज़ द सिंपलेस्ट शुगर। अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट शुगर कौन सा है तो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड आंसर करेंगे। तो यहाँ पर कितने सारे आप देखेंगे कि आपके जो है MCQ बनते जाते हैं और यहीं आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और आप जो है पता होता है मोनोसेक्राइड क्या है, लेकिन जब ये डायरेक्ट पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन चूज करना मुश्किल हो जाता है। तो सिंपलेस्ट शुगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम मूव करते हैं तो क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड की देखें तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन जो वो बेस है वो है आपके फंक्शनल ग्रुप पे, और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ये जो एन का नंबर जो हमने 3, 4, 5 इस तरीके से हम देखेंगे उस बेस पे कि नंबर कितने हैं आपके कार्बन के। तो ये जो फॉर्मूला है उस बेस पे। तो सबसे पहले हम फंक्शनल बेस पे जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मोनोसेक्राइड कैन बी एल्डोज और कैन बी कीटोज। एल्डोज का मतलब क्या है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और कीटोज का मतलब क्या है, उसमें कीटोन ग्रुप है। तो हमने फॉर्मूला ये लिखा था, तो आप इसे इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। ये जो है आपका CHO है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो यहां मैं लिख देता हूं। तो ये आपका जो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अगर आपको पता लगाना हो कि ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो वो आपको अभी
पता लग जाएगा कैसे होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और यही जो आप यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कीटोन ग्रुप। और इसी तरह की स्ट्रक्चर आपको फ्रक्टोज में मिलेगी और इस तरह की स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज में मिलेगी। तो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कभी भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज जो हायर क्लासीफाई में आते हैं, जिनका नंबर ज़्यादा है यहाँ पर, उनको आपको उनकी स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो है ये दोनों ही मिलते हैं, ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, लेकिन जो ग्लिसल्डिहाइड है ये अब कौन सी फॉर्म में मिलेगा हमें, डी या एल? तो आपको आंसर होगा डी ग्लिसल्डिहाइड जो है हमें हमारी बॉडी में मिलेगा, एल ग्लिसल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो ये जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब हम जो है यहाँ पर बात करेंगे जो है कायरल कार्बन की, और यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है डी और एल का वो आपका जो है सॉल्व होगा। तो जब आप कायरल कार्बन की बात करते हैं तो आप कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जिस पर आपके 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं जिस कार्बन पर। अगर आप इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। एक ये आपका CHO हो गया, ये आपका एक OH, एक H और एक CH2OH। हम यहाँ पर जो है सिर्फ D और L कन्फिग्रेशन को समझेंगे। हम जो आपका RS जो होता है उसको हम यहाँ पर नहीं समझने वाला है, क्योंकि उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हम जनरली D और L को ही देखते हैं। तो ये एक कायरल कार्बन है। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पर आपके जो है 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, 3 ही है, 1, 2 और एक 3। तो ये जो है ये हमारा कायरल कार्बन जो है ये नहीं है। तो जितने भी हमारे पास आप कार्बोहाइड्रेट देखेंगे उसमें सिर्फ आपका जो है ये, इसे हम, इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। सिर्फ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि जो आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है। तो आपको ये जो है याद रखना है, बाकी सबके पास है ग्लिसल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी कार्बन। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी कार्बन है ये मैंने यहाँ पर क्यों बनाया था ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो था आपका ये एल्डिहाइड का एक आपका क्लासिफिकेशन था, ये आपका ग्लिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर था, और ये आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसे हम DHA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर था। और DHA के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसके पास एक कायरल कार्बन है। तो आप इस तरीके से देखते हैं। तो इसकी कितनी फॉर्म जो प्रेजेंट होंगी, अगर हमें ये निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालते हैं n⁻²। और जो n क्या है यहाँ पर, ये आपका कायरल कार्बन है, सॉरी ये आपका होता है 2⁻n। और ये जो है आपका अगर हमें निकालना हो कि कितनी फॉर्म होंगी तो आप n जो है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 की पावर आप 1 करेंगे तो जो आपको 2 फॉर्म यहाँ पर इसकी मिलनी चाहिए। और इसकी जो है अगर आप यहाँ पर 2 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो ये एक ही फॉर्म है जो हमको मिलती है। अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स की तो वो ये है एल ग्लिसल्डिहाइड और डी ग्लिसल्डिहाइड। क्योंकि हमने बोला था कि एक कायरल कार्बन है तो आपका 2 फॉर्म होनी चाहिए, एल और डी हमारे पास जो है हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो ये आप देखें डी और एल। तो अब आपने इसको डी फॉर्म और एल फॉर्म बोला क्यों और कैसे, तो ये जो है ये फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है स्मॉल डी और स्मॉल एल और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या आप इसे प्लस और माइनस से कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको बताने के लिए अब हम फिशर प्रोजेक्शन को जो है समझना जरूरी है। मैं यहीं पर ही इसको समझा देता हूँ और ये चीज़ आप देखेंगे आपको अमीनो एसिड में भी काम आएगी। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि ये एक कायरल कार्बन है तो इसके अराउंड जो ये OH की पोजिशनिंग है वो आपकी किस साइड है। अगर वो जो है आपकी राइट हैंड साइड है तो आप उसे बोल देते हैं डी ग्लिसल्डिहाइड। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है उसे आप बोल देते हैं एल ग्लिसल्डिहाइड। तो ये फिशर प्रोजेक्शन का था। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, अभी आप उसको समझेंगे। मान लेते हैं
कि मैं यहाँ पर जो है एक आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, तो आपको बताना है कि उसमें जो है वो क्या प्रोजेक्शन होगा। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि ये एल है या डी है, ये कोई भी कंपाउंडर रैंडमली हमने लिया है, आपको ये बताना है कि ये डी है या एल है, तो आप किस तरीके से बताएंगे। यहाँ पर आपने देख लिया, तो यहाँ पर OH ग्रुप और H तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इस कार्बन पर भी है, इस कार्बन पर भी है, तो आप किस तरीके से जो है वो बताएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फिशर प्रोजेक्शन में याद रखने की होती है कि आप हमेशा सेकंड लास्ट कार्बन पर देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये ड्रॉबैक भी है फिशर प्रोजेक्शन का। आप इस कार्बन के रिस्पेक्ट में चेक नहीं कर सकते, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में चेक नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसके रिस्पेक्ट में आप एल या डी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो सेकंड कार्बन होता है, और ये कायरल होना चाहिए, ये प्राइमरी चीज है, क्योंकि कायरल होगा तभी आपका एल और डी कन्फिग्रेशन जो कैपिटल वाले हैं वो आपके बनेंगे। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज था फिशर प्रोजेक्शन का, कि आपको देखना है कि राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और सेकंड जो आप नीचे से देखें तो सेकंड है, ऊपर से देखें तो आप सेकंड लास्ट है। तो आप किसी भी तरीके से याद रखें, तो आपको इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन देखना होता है, और ये कैपिटल एल और कैपिटल डी के लिए। अगर हम स्मॉल एल और स्मॉल डी की बात करें तो आप वो क्या होता है वो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर यहां पर लिखा है या यहां पर ये लिखा है, तो इसमें आपको एक सीधा सीधा सा समझ में आ जाएगा, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्मॉल एल और स्मॉल डी का मतलब होता है, आप प्लस नेगेटिव जो लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको जो कंपाउंड है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर वो राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो आप उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते हो, उसके लिए आप स्मॉल डी यूज़ करते हो या फिर प्लस का साइन यूज़ करते हो। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड उसको जो है रोटेट कर रहा है तो आप उसे लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और माइनस का साइन आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका ये डी ई आए, आप यहाँ पर इसे जो है आप इसे यहाँ एल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये एल भी हो सकता है और यहाँ पर भी ये एल हो सकता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यही है। तो ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट का होता है, और ये जो प्लेन पोलराइज का लाइट का कॉन्सेप्ट है ये आपका तभी लगेगा जब एटलीस्ट एक कायरल कंपाउंड होगा। अगर हम जो हमने पीछे देखा था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, उसमें जो है ये प्लेन पोलराइज्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये स्मॉल डी स्मॉल एल वाला भी अप्लाई नहीं होगा और कैपिटल डी कैपिटल एल वाला भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो था इसमें आपका ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ये रोटेट नहीं होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल डी कैपिटल डी और प्लस माइनस का क्या होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर। तो नंबर में आपको दो स्लाइड्स दिखेंगी। तो सबसे पहले हम वो देख रहे हैं जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। नंबर आपका 3 4 5 6 7 ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा और यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर 3 कार्बन है, ये आपकी क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स की नंबर के बेसिस पे। अगर 3 कार्बन है तब आप बोलते हैं ग्लिसल्डिहाइड, और इसका रोल आप देखेंगे ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये आपका ग्लाइकोलिसिस में जो है ये बनता है आपका। नेक्स्ट इराइथ्रोस, अगर 4 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका रोल आता है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में PPP जो है लिखते हैं। नेक्स्ट इज 5 कार्बन है तो एल्डिहाइड ग्रुप में आता है राइबोस, उसका यूज आपका RNA में NAD P पॉजिटिव और ATP में जो है वहाँ पर RNA का यूज होता है, जो आपका राइबोस शुगर है जो RNA में प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोस आप देखते हैं वो जो है DNA में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ भी आप जो है यूज लिख सकते हैं, लेकिन राइबोस का डायरेक्ट यूज RNA एंड NAD पॉजिटिव ATP और NADP पॉजिटिव, ये आपका रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर की तरीके से काम करते हैं।
हेक्सा में देखें तो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स वाला जो है हम यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स, और ग्लूकोज की मेन फॉर्म हमने बोला था अबंडेंट डी ग्लूकोज। अगर 7 कार्बन है तो हेप्टुलोज जो है उसका जो है यूज़, इसका जनरली यूज़ हम मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ब्रेक करने के लिए करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले लैक्ट्यूलोज का एग्जाम्पल लेके। तो ये जो है आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर हम कीटोन में देखें तो कीटोन में 3 कार्बन है, वहाँ पर अब एल्डिहाइड ग्रुप था तो ग्लिसल्डिहाइड था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन DHA1, और इसका यूज़ भी आपका ग्लाइकोलिसिस में ही ये आपका एक कंपाउंड बनता है। अगर 4 कार्बन है तो पीछे आप इराइथ्रोज पढ़ रहे थे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इराइथ्रोलोज। ये आपका स्किन टैनिंग को दूर करने के लिए जनरली स्किन या कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ होता है। 5 था, वहाँ पर आपका आ रहा था राइबोस, तो यहाँ पर ये होता है राइबुलोस, और ये जो है HMP शंट एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में जो है ये आपका बनता है, जहाँ पर आपका एसिटाइल कोएंजाइम वगैरह जो है वो बाहर निकलते हैं। फ्रक्टोज वहाँ पर था ग्लूकोज 6 कार्बन में, और यहाँ पर आ गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो आप देखेंगे ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपका हनी होता है उसमें आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है 60 to 70%। और जो है फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये आप जनरली शॉप्स पर या आप जब रिलायंस फ्रेश वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाता है ये प्रोडक्ट। और फ्रक्टोज जो है ये आपका नेचुरल स्वीटेस्ट कंपाउंड है। अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल स्वीटेस्ट आपका कंपाउंड कौन सा है तो आप फ्रक्टोज को बोलेंगे। तो ये वैसे तो आर्टिफिशियली आप देखते हैं एस्पार्टेम सैक्रीन वगैरह होते हैं, तो ये नेचुरल आपसे पूछा जाए स्वीटेस्ट तो वो आपका आंसर फ्रक्टोज होता है। और 7 आप देखें वहाँ पर हम हेप्टुलोज को देख रहे थे, ये आपका सूडो हेप्टुलोज है जो आपका प्लांट जो है जिसे यूटिलाइज करते हैं। तो अब 2 बेसिस पर हमने इसको डिवाइड, इसका क्लासिफिकेशन देखा, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बेस पे देखा और एक नंबर के बेस पे देखा। तो ये जो है आपका मोनोमर था। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें हम एपीमर और जो है डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स को देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे यहाँ पर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जनरली आप छोड़ के जाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.